हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि मनी बिल क्या होता है, इसके प्रोसीजर क्या है, किन्हें हम मनी बिल कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्लीट बजट टॉपिक को कि बजट जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कब होता है, कहाँ होता है, क्या होता है बजट, एप्रिसिएशन ऑफ बिल क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में हम समझेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल 112 से। आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे बजट वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल होगा, बजट वर्ड कहीं नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। क्लॉज ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू be laid before the both the houses of the parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of India for that year in this part referred to as the annual financial statement। मतलब ये कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोनों हाउस के सामने एस्टिमेटेड, ध्यान रखना ये वर्ड, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा कहाँ से आता है, पैसा आना, एक्सपेंडिचर पैसा जाना, तो इसका एस्टिमेट जो है ये दोनों हाउस के सामने रखते हैं। ये है इसका, और इसे क्या कहा जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये समझो कि आपके घर में पैसा आया कहाँ से और आपके घर से पैसा बाहर कैसे जा रहा है, इसके बारे में ये डिटेल आपके पिताजी, माताजी और बाकी पूरे परिवार के सामने, यानी बोथ हाउसेज यानी पूरे परिवार के सामने रखते हैं। अब रखो आता है क्लॉज 2, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर embodied in the annual financial statement shall show separately, यानी क्या क्या चीजें हैं जिन्हें अलग से हमें दिखाना होगा, वो सब आगे दिया हुआ है इसमें। क्लॉज ए कहता है sums required to meet expenditure described by this constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of India, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर को आप पहले दिखाएंगे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज अपॉन है, जिसके बाद मतलब है कि इन पर वोट नहीं हो सकता, ये पेमेंट होगी ही होगी, ये है इसका मतलब। फिर आता है क्लॉज बी। क्लॉज बी कहता है द सम रिक्वायर्ड टू मीट द अदर एक्सपेंडिचर्स प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, यानी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी इसमें ऐड किया जाएगा। एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर, इसको भी दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डालेंगे, दूसरे में अदर एक्सपेंडिचर डालेंगे, कैटेगरी में रखेंगे। फिर आता है क्लॉज 3, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पहला यहाँ पे ए में दिया ना चार्ज अपॉन, तो किन के पैसों को हम चार्ज मानेंगे, चार्ज अपॉन की, जिन पे डिस्कशन नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन अलाउड है, वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट में, तो वो है पहला ए, द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा। बी में क्या है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है उनकी बात कर रहे हैं। सेकंड क्या है, एंड द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, इन चार लोगों की सैलरी और अलाउंसेस चार्ज अपॉन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। अब नेक्स्ट सी में क्या है, डेट charges for which the government of India is liable, including interest, sinking fund charges and redemptions of charges and other expenditures relating to the rising of loans and the services and redemptions of debt, यानी ऐसा कोई कर्ज जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है और उसका इंटरेस्ट पे करना है या सिंकिंग कॉस्ट पे करना है या रिडम्पशन पे करना है, उसे भी हम यहाँ पे चार्ज अपॉन मानेंगे। डी में क्या है, पहली चीज डी में आता है पहला, द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस। बी, पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट्स, अब एग्जिस्ट नहीं करती, पहले हुआ करती थी, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारे यहाँ। सेकंड थर्ड है द पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जज को मिलने वाली सैलरी या और ये पेंशंस विच एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शंस इन रिलेशन टू एनी एरिया इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विच at any time before the commencement of this constitution exercise jurisdiction in relation to any area included in the governor's province of the dominion of India, यानी डी क्लॉज में सबसे सिंपल चीज समझो कि जजेस की बात करता है, कौन से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है। ई में बोलता है द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की बात कर रहे हैं ई में। एफ में बात करता है एनी सम्स रिक्वायर्ड to satisfy any judgment, decree or order of the any court or arbitral tribunal। कई बार कोर्ट्स फाइन देती हैं कि गवर्नमेंट पे करेगी इतना, जजमेंट देती हैं, डिक्री पास करते हैं कि गवर्नमेंट पे करेगी ये पर्टिकुलर अमाउंट, तो उन जजमेंट, उन ऑर्डर्स को चार्ज अपॉन किया जाएगा, यानी जजेस के पास ये पावर है, अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको पे करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेंगी, और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं कि पार्लियामेंट से हमें निकलवाना पड़ेगा पैसा, नहीं, पे करना है तो करना है।
जी है एनी अदर एक्सपेंडिचर्स डिक्लेयर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू डू सो चार्ज, यानी ऐसा कोई भी अदर एक्सपेंस जिसे पार्लियामेंट बाद में अलाउ कर दे कि हाँ ये चार्ज अपॉन है। अब इनको देखो याद करने का सिंपल तरीका याद रखो, पीपी डीजे सीसीओ, पीपी से पी से प्रेसिडेंट हो गया, अगर पी से प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डी से कौन हो गया डेट, जे से जजेस हो गए, सी से हो जाता है कोर्ट, सॉरी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अगेन सी से होता है कोर्ट, कोर्ट का कोई भी जजमेंट, फिर ओ से आता है अदर एक्सपेंडिचर। और इस इमेज से आप समझ जाएंगे आसानी से जो भी हमने पूरा आर्टिकल 112 पढ़ा है। आर्टिकल 11 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ध्यान रखने वाली बात है, पूरा बजट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। इसमें दो कैटेगरी के बजट हो सकते हैं, पहला चार्ज एक्सपेंडिचर, दूसरा अदर एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर है तो उसमें वोटिंग बाय पार्लियामेंट नॉट अलाउड, कैन बी डिस्कस, मतलब डिस्कशन अलाउड है, वोटिंग अलाउड नहीं है। तो वो कौन कौन सी पोस्ट है, प्रेसिडेंट है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, गवर्नमेंट डेट है, जजेस हैं, सीएजी है, और ट्रिब्यूनल या कोर्ट के अवार्ड है, या फिर अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर में क्या है, रिक्वायर्स, ये जो चार्ज अपॉन है इस पर तो वोटिंग नहीं होगी, लेकिन जो अदर एक्सपेंडिचर है उन पे लोकसभा में वोटिंग होगी, और उसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होगी, क्या होगा, वो सब डिटेल में है। अब आते हैं आर्टिकल 113 में, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स यानी जो अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि इतना खर्चा होगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, उसके बाद अब उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है। पहला क्लॉज कहता है, सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, बट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज प्रिवेंटिंग एज डिस्कशंस ऑन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी ऑफ दोज एस्टिमेट्स। मतलब ये जो अमाउंट चार्ज अपॉन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पर वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग अलाउड नहीं, बट डिस्कशन अलाउड है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो बट वोट नहीं कर सकते। अब आता है सेकंड क्लॉज, सो मच ऑफ द सेट एस्टिमेट्स as related to other expenditures shall be submitted in the form of demands for grants to the house of the people, and the people of the house of the people shall have power to assent or to refuse to assent to any demand or to any assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein। इसका ये मतलब है कि जो अदर एक्सपेंडिचर है, हमने अभी पढ़ा ना, चार्ज अपॉन, ये आप देखो एक बार, बजट हमने एस्टिमेट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर हमने दे दिया, इसमें एक चार्ज एक्सपेंडिचर है जिसपे हमें कोई भी वोट नहीं होना है, डिस्कशन अलाउड है बस। लेकिन जो अदर एक्सपेंडिचर है उसको क्या कहेंगे हम, डिमांड्स फॉर ग्रांट। अब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें लोकसभा के पास 3 पावर है, पहला एक्सेप्ट कर ले, दूसरा रिजेक्ट कर ले, या तीसरा रिड्यूस कर दें। तो इन तीनों में से कोई एक चीज लेना होगा। अब इसके बाद क्या है, अगला क्लॉज है, ये जो हमने अभी पढ़ा, ये है क्लॉज 2, कि लोकसभा के पास पावर है, वो चाहे तो इसे एसेंट दे दे, रिफ्यूज कर दे, या फिर रिडक्शन कर दे। थर्ड, एज इट इज स्टेटमेंट यूपीएससी में उठ के चली आई थी, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यूपीएससी के क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट थी, और ये सही स्टेटमेंट थी, यानी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं इंट्रोड्यूस होगा। अब आता है आर्टिकल 114, एप्रोप्रिएशन बिल्स, जिसको हिंदी में विनिमय विधेयक बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, क्लॉज 1 कहता है एज सून एज, मतलब कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113। यानी 113 में क्या था कि भाई लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, अब उस बिल को इन्होंने पास कर दिया, ग्रांट्स को, बिल नहीं था सॉरी, ग्रांट था वो, डिमांड्स फॉर ग्रांट, वो अलाउ हो गया, हैव बीन मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस अ बिल। अब बिल इंट्रोड्यूस होगा टू प्रोवाइड फॉर द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट। अब एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल समझो, 31 जनवरी को बजट सेशन स्टार्ट होता है, ठीक, 31 जनवरी से जैसे पहले दिन प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, उसी दिन हमारा ये निकल के आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। 1 हफ्ते तक, लगभग 7 फरवरी तक, ये डेट हर बार चेंज होती है, लगभग 1 हफ्ते तक इस पर डिस्कशन वगैरह होता है, इसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। इन्होंने अपनी डिमांड रख दी, 1 हफ्ते तक डिस्कशन हो, उसके बाद पार्लियामेंट चली जाती है छुट्टी पे, फिर 15 से 20 दिन की छुट्टी होती है। इस 15 से 20 दिन में क्या होगा कि जो भी इन्होंने डिमांड्स दी है ना, उसको एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंटल कमेटी, वो सारे बजट के सारे जितने खर्चे हैं सबको 20 दिन के अंदर, उनके अंदर उनके पास फिक्स टाइम है कि उन्हें 20 दिन के अंदर, और मतलब कुछ स्पेसिफाइड है 20-22 दिन के अंदर उन्हें एग्जैक्ट सब कुछ नाप तोल के फाइनल डिसीजन के साथ अपना एक सर्टिफिकेट लगा के पार्लियामेंट को देना होता है, और वही बाद में जाकर बन जाता है अप्रोप्रिएशन बिल, कि अब इस पे होगी वोटिंग। अब जो वोटिंग होगी उसके बेस पे डिसाइड होगा कि ये पास होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब आता है, इन्होंने क्या बोला कि अप्रोप्रिएशन एज टू इंट्रोड्यूस प्रोवाइड अप्रोप्रिएशन बिल होगा। पहला इसमें क्लॉज कहता है द ग्रांट सो मेड बाय हाउस ऑफ द पीपल, यानी ये ग्रांट हाउस ऑफ द पीपल की तरफ से बनाया जाएगा, किया जाएगा।
बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द पार्लियामेंट। यानी जब 1 फरवरी को कोई बजट डिमांड फॉर ग्रांट दिया गया, उसमें जितना अमाउंट आपने चार्ज अपॉन किया था उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेंगे अप्रोप्रिएशन बिल में। यानी डिमांड फॉर ग्रांट और अप्रोप्रिएशन बिल के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट ही आपको करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन बिल में मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू एनी सच बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच will have the effect of varying the amounts or altering the destination of any grants so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of India, and decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final। यानी सिंपल सी चीज़ है, पार्लियामेंट में अगर मनी बिल या फाइनेंशियल बिल के अलावा कोई ऑर्डिनरी बिल है, उसे अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये चीज़ अमेंडमेंट नहीं होनी तो नहीं होनी, वो इनएडमिसिबल हो जाएगी। यहाँ पे अगेन स्पीकर का एक मेजॉरिटी रोल होने वाला है। देखो एक सिंपल सी चीज़, जो आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स में बोला है वो ही आपको अप्रोप्रिएशन बिल में रखना है, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसके अमाउंट को आप वेरी नहीं करा सकते, और जिस काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल होने के लिए निकाला गया था और उसका डेस्टिनेशन भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि उसका अमाउंट वेरी नहीं कर सकते, उसमें ऑल्टर नहीं कर सकते उसके डेस्टिनेशन में। ठीक, अब आता है थर्ड क्लॉज, subject to the provisions of Article 115 and Article 116, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under the appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article। Article 115 और 116 जो है वो एक्सेप्शनल कंडीशंस की बात करेगा, जो हम अभी आगे देखेंगे। बट अगर आपको कोई पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल लेके आना पड़ेगा, उसे लॉ बनाना पड़ेगा, और इसके बाद ही ये पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल 114 को हम ऐसे समझते हैं। आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लेके आए आर्टिकल 112 के तहत, आपने इससे 113 के तहत आपने क्या किया, इसे डिमांड फॉर ग्रांट कर लिया। अब आपने क्या किया, आर्टिकल 114(1) में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, बिल इज इंट्रोड्यूस इन अप्रोप्रिएट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ग्रांट वोटेड बाय लोकसभा, जो ग्रांट्स वोट करने लोकसभा ने वोट कर दिया उसकी बात कर रहा है। बी चार्ज एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट शोन इन द स्टेटमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अमाउंट आपने ग्रांट करवाया है वही अमाउंट इस बिल में होना चाहिए। सेकंड चीज क्या बोलता है, आर्टिकल 114 सब क्लॉज 2, नो अमेंडमेंट कैन चेंज अमाउंट और पर्पस ऑफ एनी ग्रांट और चार्ज एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाइनल। यानी आप उसका अमाउंट नहीं चेंज कर सकते, पर्पस नहीं चेंज कर सकते, आप एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन है इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो ग्रांट्स में आपको अलाउ किया गया है। इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ है। अब अप्रोप्रिएशन बिल थर्ड वाला जो है 114 थर्ड, after passing of the bill by both houses and assent of president, it becomes law only then money can be withdrawn from the consolidated fund of India। यानी जब ये बिल पास हो गया, ये लॉ बन गया, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल 115 पे, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। यानी 3 तरीके का ग्रांट इन्होंने मांगा है। तीनों का पहले हम समझ लेते हैं, तब ये आप सब पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो तीनों को हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। क्या बोला है 115 में, सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस ग्रांट। ओरिजिनल बजट जो है उसमें 3 प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो आपने बिल पास करवा लिया, लॉ बना लिया, पैसे निकाल रहे हो, उसमें 3 प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि पैसा कम पड़ गया, इनसफिशियंट हो गया। दूसरी समस्या क्या है कि कोई नई सर्विस अराइज हो गई जो आपको पता ही नहीं था, तो उसके लिए क्या करेंगे। तीसरी चीज़ है कि आपने ऑलरेडी अमाउंट ज़्यादा खर्चा कर दिया। सपोज इक्वल बनना था 100 करोड़ में, आपने 20 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, यानी 120 करोड़ ऑलरेडी आपने एक्सेस खर्चा कर दिया। तो 20 करोड़ कहाँ से लाओगे, उस अमाउंट को यहाँ से आप पास करवाओगे। तो उसी के लिए है पहला चीज़, अगर पैसा इनसफिशियंट हो जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। यानी अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपको दोबारा पास करवाने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स करवाए जाते हैं। ठीक, अब आता है एडिशनल, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, यानी कोई चीज़ आपने सोची ही नहीं थी, लाइक कोविड के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, तो उसके रिलेटेड कोई फंड नहीं निकाला गया, लेकिन ये एडिशनल फंड है, निकाला जाएगा उसके लिए। फिर आता है कि कोई आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो एक्सेस खर्चा किया है, तो एक्सेस ग्रांट होगा। अब इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, स्टेटमेंट डिमांड प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। यानी आपने जो ये पैसा निकाला है इसके पीछे का रीज़न भी आपको देना पड़ेगा, पार्लियामेंट को भी और प्रेसिडेंट को भी। अब इसके बाद आर्टिकल 112, 113 और 114 का इस्तेमाल करते हुए पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। फिर अप्रोप्रिएशन बिल आएगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, और फिर ये जो बिल आएगा वो बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, उसके बाद ये बिल पास होकर लॉ बनेगा। जैसे ही लॉ बनेगा और ये पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसे पढ़ते हैं, आई होप आपको तब समझ में आएगा।
क्लॉज 1 कहता है, एक क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ मेड इन अकॉर्डेंस with the provisions of article 114 to be expended for the particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purpose of that year, or when need has arisen during the current financial year for the supplementary or additional budget। यानी उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए पैसा क्या है, कम पड़ गया, इनसफिशियंट हो गया तो सप्लीमेंट्री, नया अराउज हो गया तो एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सेम सम न्यू सर्विसेज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड कंटेम्पलेटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। ये चीज हो गया, इसको बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंडिचर। अब आता है और लिखा है, तीसरी बात क्या है, इफ एनी मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर द सर्विस एंड फॉर द ईयर। यानी कोई चीज के लिए पैसा अलाउड था कि आप जनधन योजना जल हर घर जल योजना के लिए 500 करोड़ अलॉटेड था, तो मान लेते हैं करप्शन ऑप्शन करके वो पैसा थोड़ा कम हो गया, 500 करोड़ की जगह 100 करोड़ ही जनता तक इस्तेमाल हुआ, भाई मजबूरी है तो भाई खर्चा तो और दिखाना ही, मजबूरी उन्हें दिखाना भी, तो 100 की जगह वो 120 करोड़ हो गया। तो अब इन्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है, 500 करोड़ से काम हुआ नहीं, तो 20 करोड़ और एक्स्ट्रा निकालो, तो एक्सेस अमाउंट। कॉजेज टू बी लेड बिफोर द हाउस, बोथ द हाउस, यानी ये जो आप तीनों चीज यूज करने वाले हो, इन तीनों के लिए आपको कॉज बताना पड़ेगा, बोथ हाउस को और प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा, यही लिखा है। और अनदर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर और कॉजेज टू बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ द पीपल डिमांड फॉर सच एक्सेस एज द केस मे बी। सेकंड क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 112, 113, 114 शैल हैव इफेक्ट इन द रिलेशन टू एनी सच स्टेटमेंट एंड एक्सपेंडिचर और डिमांड एंड ऑल्सो to any law to be made authorize the appropriation of money out of the consolidated fund of India to meet such expenditure or grants in respect of such demand as they have affect the relations to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein, or to a demand for grant and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of India to meet such expenditure or grant। यानी जैसे ही आप ये एक्सेस सप्लीमेंट्री या एडिशनल या फिर एक्सेस ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे, वैसे ही 112, 113, 114 ये तीनों अफेक्ट होंगे, और जैसे ये अफेक्ट होंगे तो ये 1 बाय 1 काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसका अप्रोप्रिएशन बिल बनवाना है, उस अप्रोप्रिएशन बिल को आपको वोट करवाना है, उसके बाद इसे प्रेसिडेंट से एसेंट दिलवा के लॉ बनाना है, और लॉ बना के तब आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालेंगे और फिर ये जो डिमांड राइज हुई है उसे फुलफिल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 116, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। इसे भी समझने से पहले हम पढ़ने से पहले इसे समझ लेंगे, तब पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आर्टिकल 116 क्या कहता है, स्पेशल ग्रांट्स। अभी तक क्या था, इसके पहले 115 में कि भाई 3 कैटेगरी आ गई, 3 कंडीशन आ गई, तो इन 3 कंडीशन के बियॉन्ड भी तो कोई कंडीशन आ सकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहला केस क्या है कि मनी नीडेड इन एडवांस। भाई 20 मार्च तक, मान लो 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल तक लग रहा है कि भाई बिल नहीं पास हो पाएगा, पैसे नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि पैसा तो चाहिए ना भाई, सैलरी देनी है लोगों की, लोगों के बहुत सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उन खर्चों को भी तो देना है, तो इसलिए पैसे क्या है एडवांस में निकाल लिए जाते हैं कि बिल पास होता रहेगा, जब बिल पास होगा उसमें से पैसा माइनस कर लेना। तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट बिफोर नॉर्मल बजट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रोसेस में हो तभी, यानी बजट सेशन प्रोसेस में हो, आपका बजट इंट्रोड्यूस हो चुका है, तब आप वोट ऑन अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आपके पास अचानक से अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोविड से रिलेटेड कोई खर्चा अचानक से आ गया, जिससे आप अभी नहीं डिसाइड बता सकते कि कितना खर्चा क्या डिटेल में आने वाला है, वो सब नहीं कराते, तो आप इमीडिएट कराते हो वोट ऑफ क्रेडिट, जिससे आप एक रफली अमाउंट निकाल लेते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, बाद में आप जस्टिफाई करते हो कि कैसे आपने पैसा खर्चा किया था। नेक्स्ट आता है स्पेशल एक्सपेंडिचर आउटसाइड नॉर्मल करंट सर्विसेज। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता कि आएगी, पर वो आ गई। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल क्राइसिस नहीं पता थी, आ गई, तो ऐसे टाइम पे आपको पैसे निकालने पड़ेंगे, और वो है एक्सेप्शनल ग्रांट, क्योंकि एक्सेप्शनल कंडीशन है तो एक्सेप्शनल ग्रांट्स आएंगे। अब इन तीनों चीज़ों को क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट से ऑथराइज किया जाएगा। ऑथराइज करने के लिए इन्हें आप ग्रांट के तौर पे डालेंगे, ग्रांट यानी लोकसभा पे डिमांड फॉर ग्रांट्स हो गया, तब ये अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा। अप्रोप्रिएशन बिल अगेन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, यानी लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसे पास करेंगे तो लॉ बनेगा, लॉ बनने के बाद ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकल आएंगे। अब आई होप आपको 116 का बेसिक जिस्ट समझ में आ गया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। और देखो 116 का क्लॉज 1 कहता है नथिंग विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस, यानी अभी तक जो हमने 112 से लेकर 115 तक आर्टिकल पढ़े उन सबको भूल जाओ। ये 116 अकेले खड़ा होता है, अकेले खड़ा होगा, नया बात करेगा ये।
प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, द हाउस ऑफ द पीपल शैल हैव पावर, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के पास पावर है। क्या पावर है? पहला, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, एडवांस में बता दिया ना कि एडवांस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेट एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 113 फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट्स एंड द पासिंग ऑफ लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 114 इन रिलेशन टू द एक्सपेंडिचर। यानी कोई खर्चा होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर आ गया नज़दीक में, तो पहले ही आप पैसे निकाल लेंगे ताकि आपका काम चलता रहे, काम ना रुके। ये स्पेशली तब होता था, जैसे अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 31 जनवरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, तो इस वाले का कुछ रेलेवेंस रह नहीं गया। बट ये बीजेपी गवर्नमेंट से पहले बहुत ज़्यादा रेलेवेंट था, इन्होंने ही सेट किया है। ये जो डेट है ना 1 फरवरी वाली, ये फिक्स कर दी गई, वरना पहले क्या होता, कई बार ऐसा होता था कि मार्च में बजट रखा जाता था, अप्रैल तक भी बजट खींच के चला जाता था, उस केस में ये बहुत रेलेवेंट हुआ करता था। अभी ये थोड़ा सा इनरेलेवेंट हो चुका है प्रैक्टिकली, बट हो सकता है कभी एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाए, तो इसीलिए इसको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया। बी क्लॉज कहता है टू द मेक अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हेन एन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और इनडेफिनिट कैरेक्टर, यानी बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का कोई काम आ गया है जो इनडेफिनिट कैरेक्टर का है, ऑफ द सर्विस डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड, जिसकी डिमांड के बारे में आप डिटेल में नहीं बता सकते, ऑर्डिनरली गिवन इन द एनुअल फाइनेंशियल, जैसे कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते हैं। तो इस केस में आप अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट सी, टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट, इसका नाम ही एक्सेप्शनल है तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन ही होगा, विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर and Parliament shall have power to authorize by the law withdrawal of the monies from Consolidated Fund of India for the purpose for which the said grants are made, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है इसके पैसे को निकालने के लिए। अब आता है क्लॉज 2, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 113 114 shall have effect in relations to making of any grants, यानी जैसे ही आपने ग्रांट्स इंट्रोड्यूस किया तो आर्टिकल 113 114 इफेक्ट होगा ही, प्रोसीजर है, तो जैसे ही वो इफेक्ट होगा तो वही प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। इस पूरे में यही लिखा है कि आपको प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, आपको लॉ बना के फिर पैसे आपको निकालने हैं बाहर। Effect in relation to the make of any grant under clause 1 to any law to be made under that clause as they have effect in relation to making of grant with regards to any expenditure mentioned in the annual financial statement and law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure। अब आता है आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। अभी तक हमने जो देखा वो ऑर्डिनरी बिल के लिए अप्लाइड था, बट अब जो हम आर्टिकल 117 में पढ़ेंगे ये ऑर्डिनरी बिल, और एक हमने बिल पढ़ा था 110 में आर्टिकल 110 के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था मनी बिल के बारे में। लेकिन मनी बिल के एक्सेप्ट एक और बिल होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। अब ऐसे समझो, फाइनेंशियल बिल इतना बड़ा है और मनी बिल इसके अंदर आता है। फाइनेंशियल बिल कुछ भी हो सकता है, मनी बिल मतलब सीधे सीधे पैसे से बात कर रहा है, सिंपल समझ लो। मनी बिल और फाइनेंस बिल में यही डिफरेंस है, फाइनेंस बिल ये है, मनी बिल इसका बच्चा है, मनी बिल इसके अंदर आता है। फाइनेंस बिल का क्लॉज 1 क्या कहता है, आप इसे ना पहले इससे समझो इमेज से, फिर मैं आपको इसको डिटेल में डायरेक्ट से समझाता हूँ क्या है। देखो फाइनेंशियल बिल के बारे में क्लॉज 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और आर्टिकल 117 क्लॉज 3, इन दो को समझो आप क्या है। बिल डील्स विद द मैटर्स अंडर आर्टिकल 110(1). देखो आर्टिकल 110 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, और मनी बिल के डेफिनेशन के क्लॉज 1 से में हमने पढ़ा था ए टू लेके एफ तक। इसमें क्या है, सब कुछ डिटेल में मेंशन है कि कौन सी चीज़ों को हम मनी बिल मानेंगे, अगर इसमें से एक भी पार्ट हुआ तो उसे मनी बिल मान लेंगे। तो आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 इससे डील करता है। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड, इसमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होगी, रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, मस्ट ओरिजिनेट इन लोकसभा। यानी हमने जो इसके पहले पढ़ा था कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, वो आर्टिकल 117 का 1 वाला जो क्लॉज है उसकी बात भी कर रहा है। अब सेम चीज़ आर्टिकल 117 के तीसरे क्लॉज की सुनो, बिल इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई ऐसा बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो है निकलने वाला है, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन मिल जाती है। बिल कैन नॉट बी पास बाय ईदर हाउस विदाउट रिकमेंडेशन, यानी प्रेसिडेंट का असेंट के बिना इसे पास नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट चाहिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की बात आती है, ये चीज़ भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये कभी प्रेसिडेंट वापस नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आर्टिकल 117 का 1 जो है ये फाइनेंशियल बिल है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। 113 इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं इसमें, क्योंकि 3 पढ़ लिया, आप सेकंड वाला समझते हैं। 117 का सेकंड क्या कहता है कि कोई ऐसा बिल जो फाइन, फीस या फिर लोकल टैक्सेस की बात करता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, वो फाइनेंस बिल नहीं होगा।
यानी 117 का पहला वाला जो है वो राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, 117 का 3 जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। क्लॉज 1 कहता है अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेस ए टू एफ, यानी 110 के जो ए टू एफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उससे रिलेटेड एक भी पॉइंट इसमें है तो शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात, ये तब तक नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट इसे असेंट नहीं देगा। एंड देन बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, और अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दे भी दी तो ये राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस होगा, यानी लोकसभा में ही होगा। प्रोवाइडेड दैट नो recommendations shall be required under this clause for the moving of an amendment making provisions for the reduction or abolition of the any tax, यानी अगर किसी बिल से आपको किसी टैक्स में कमी करनी है या उसको एबॉलिश करना है तो उसमें प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आप अगर जनता पे ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने वाले हैं तो प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। अगर प्रेसिडेंट मतलब अगर आप जनता को राहत पहुंचाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिडक्शन या एबॉलिशन करने का मतलब आप जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। अब आता है क्लॉज 2। देखो, अगर आपने आर्टिकल 110 ध्यान से याद रखा हो, नहीं याद रखा तो भी बताता हूँ, आर्टिकल 110 भी यही बात कर रहा है जो ये सेम पैटर्न पे बात हो रही है। 110 में, आर्टिकल 110 में पहले क्लॉज में ए टू एफ की बातचीत चली है। क्लॉज 2 में क्या कहता है कि ये सारी चीजें जो है ये नहीं होंगी। 3 में सेम चीज वो बोलता है, नहीं 3rd में कुछ और है उसके। सेकंड में देखो क्या कहता है कि shall not be deemed to make any provisions for any of the matters aforesaid by reasons only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties or the demand or payment of fees for licenses or fees for services rendered by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulations of any tax by local authority or the body for local purposes, यानी वही छोटी सी मोटी चीज़ों के लिए इसे नहीं माना जाएगा। थर्ड को, a bill which if enacted and brought into the operation would involve expenditure from the consolidated fund of India shall not be passed by the either house of the parliament unless the president has recommended to the house of the consideration of the bill, यानी प्रेसिडेंट ने अगर इसे एसेंट दे दिया है तो ठीक है, अदरवाइज ये पास नहीं होगा। आई होप आपको पूरा बजट टॉपिक समझ में आ गया। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे टेलीग्राम चैनल पे आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर जनरली। और तब तक आप बेयर एक्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।